कांग्रेस की एक टिप्पणी हमने सुनी कि भाई अब जो है क्या फायदा, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, जो करना था मोदी जी ने कर दिया और संघ को दरकिनार कर दिया। क्या संघ को वाकई दरकिनार किया गया? देखिए, ये उनकी टिप्पणी है। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने संघ को दरकिनार कर दिया है। क्या जब मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना, जिन्हें बनाया गया, क्या वो संघ की उस पर सहमति नहीं थी? या बाकी अन्य जगहों पर मैं छोटे छोटे चीज़ों को उदाहरण को ला करके नहीं, चूँकि वो बहुत जो है वो अलग विषय हो जाएगा जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये राजनीतिक जुगाली है, राजनीतिक टिप्पणी है। इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। चलिए, कांग्रेस पर आप टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मोहन भागवत साहब के बयान पर क्या वो भी राजनीतिक नहीं है? क्या इंद्रेश कुमार जी का बयान भी राजनीतिक नहीं है? रतन शारदा जी का बयान भी राजनीतिक नहीं है? मैं तीनों पर एक एक छोटी सी टिप्पणी और बहुत जल्दी टिप्पणी करूंगा। इंद्रेश जी को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए था कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उन्होंने बनाया था। हर अपॉइंटमेंट से लेकर के वो मुसलमानों के पैरोकार थे। हर जगह वाइस चांसलर बनाने का हो, ये करने का हो, उनको अपॉइंटमेंट करना। आज मुस्लिम समाज आकर के कितना भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, ये उस पर उनको आत्ममंथन करना चाहिए। क्या ऐसा करना है, क्या ऐसा कारण है कि बेनिफिशियरी होने के बावजूद भी भारत के मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया, जबकि वो बेनिफिशियरी रहे सिस्टम के। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया था। दूसरी बात, मोहन भागवत जी का बयान जो है वो एक परिप्रेक्ष्य देता है। उस परिप्रेक्ष्य में हर स्वयंसेवक, चाहे मैं हूँ, चाहे बनवासी कल्याण आश्रम का काम देखने वाला हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का काम देखने वाला हो, वो भी उस आईने में अपना, उस दर्पण में अपने का मूल्यांकन कर सकता है। और ये बात कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं वो भी कहते हैं कि वो भी राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी है, ये राहुल गांधी के लिए भी है मूल्यांकन करने का। जिस प्रकार से वो तू तड़ाक की भाषा यूज करते हैं, जिस प्रकार से वो अपशब्दों का राजनीति में प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से वो कैबिनेट नोट को फाड़ दिया करते थे, तो ये कौन सा अहंकार है? उन सभी लोगों को जो समाज जीवन में काम करते हैं, उनके लिए परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का जो उद्बोधन है वो एक दर्पण की तरह है। वो एक परिप्रेक्ष्य देता है जिसमें आप अपना मूल्यांकन कीजिए। ये कहना कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ टिप्पणी थी, मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इससे किनारा कर लिया है। और हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ टिप्पणी, इसे नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा था मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये पहली बार नहीं है। विपक्ष को आप विपक्ष की तरह, प्रतिपक्ष की तरह देखिए, दुश्मन की तरह मत देखिए। आज जरा देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह करते हैं और राहुल गांधी दिल्ली में रहते हुए श्रीमती सोनिया गांधी से एक बधाई संदेश तक नहीं आता है। ममता बनर्जी बधाई संदेश नहीं होते। इससे बड़ा राजनीतिक कुसंस्कार की कौन सी प्रथा हो सकती है देश में? यही नवीन पटनायक थे, चुनाव हार गए, लेकिन जब वो शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं ने उनकी जाकर के अगवानी की, उनको मंच तक ले गया। ये भारतीय राजनीति का संस्कार होना चाहिए था। लेकिन जब विपक्ष क्या इनटॉलरेंट नहीं है? एक ही जगह क्या भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है क्या? वो भी तो कर्नाटक के अंदर आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की पंजाब में है। तो ये टिप्पणी उन सभी के लिए है। वहां पर तो प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन रागी जी, मैं लौटूंगा आप बंगाल के अंदर किस प्रकार से हजारों कार्यकर्ताओं को वहां पर टीएमसी जो है वो टॉर्चर कर रही है। 25,000 से ज्यादा लोग भाग गए हैं। ये भी उन पर टिप्पणी नहीं है। बहस का मुद्दा संघ की टिप्पणियां हैं। नहीं, मैं उसी टिप्पणी को संदर्भ में ला करके रख रहा हूं। अजय उपाध्याय जी को मैं डिबेट में लाना चाहूंगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ हैं। अजय उपाध्याय जी, इंद्रेश कुमार की टिप्पणी पर या मोहन भागवत साहब की टिप्पणी पर आप लोग बलिहारी जा रहे हैं, लेकिन इंद्रेश कुमार जी की टिप्पणी इंडिया गठबंधन पर भी है, राम भक्तों पर भी है और राम विरोधियों कहकर उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी निशाने पर लिया है। कहा है कि जो राम को नहीं मानते थे उन्हें 234 पर रोक दिया और जिनमें अहंकार आ गया था उनको 241 पर रोक दिया। यहां वो बीजेपी की बात करते हैं, वहां पर पूरे इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, तो निशाने पर तो आपको भी लेते हो। जी, भागवत साहब हो या इंद्रेश जी हो, दोनों आरएसएस के सम्मानित नेता हैं और भाजपा को बनाने में, आरएसएस को एक संगठन इतना बड़ा बनाने में रियल बात है उनका अपना रोल रहा है। उनकी अपनी एक दृष्टि है, उनके सोचने का अपना एक तरीका है। आरएसएस के लोगों का भी अपना है और गांधी के समर्थकों का भी अपना है। राम भक्त की बात जहां तक उन्होंने की है, इस बात को भी जानते हैं
कि आस्था, राम के प्रति आस्था सबकी है, आज भी है, कल भी है और रहेगी और थी। जहाँ तक बात अहंकार की है, अहंकार के शहंशाह को उन्होंने मर्यादा का जरूर एक ज्ञान देने का प्रयास किया है, पर वही कहावत है ना, अब क्या होत पछतावे जब चिड़िया चुग गई खेत। अब नहीं रहा कुछ भी। जो सच्चाई है सबको पता है, भाजपा के अंदर और भाजपा के बाहर जिस तरह से दो लोगों की सरकार जो है पूरे देश को और कहीं ना कहीं संगठन को भी बर्बाद करने का काम किया। चले थे वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने और भाजपा को जो है कांग्रेस युक्त बनाया। 111 सांसद आज भाजपा में जो है कांग्रेस के लोग हैं। तो भाजपा के लोगों का भी दर्द है कहीं ना कहीं इसमें, और आरएसएस भी कहीं ना कहीं इस बात को समझती है। जिस वैचारिक आधार को आरएसएस प्रमोट करती है, ये भी सच है कि मोदी जी शुरुआती दौर में उसको जरूर आगे बढ़ाने का काम किए और वही आज भस्मासुर हो रहे हैं। क्योंकि उस पेड़ को, वो भी कहावत आपने याद रखी होगी कि जब पेड़ आपने बबूल का बोया है तो कहां से उसमें दशहरी आम फलेगी। नफरत हिंसा के माहौल में उस विचार वाली थी, लेकिन आम का सीजन चल रहा है तो आपने फूल की जगह आम लगा दिया, दशहरी आम लगा दिया। दशहरी वाली। अच्छा, कहावत है कि भाई 10 सेकंड फूल कहाँ से, और ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, बोए पेड़ बबूल का तो फूल कहाँ से हुए। कहावत ये थी, आपने फूल की जगह दशहरी आम लगा दिया। चलिए, वही है, मैंने मौके की नजाकत को देखते हुए आपने सही बदलाव किया, आगे है, सही संशोधन किया है। सिर्फ 10 सेकंड हमको दीजिएगा जी। मणिपुर का 10 सेकंड सिर्फ, मणिपुर का दर्द उन्होंने बताया है, तो कांग्रेस के लिए और बाकी विपक्ष के लिए नहीं। हम तो 1 साल से कह रहे थे कि मणिपुर जल रहा है, कितनी परेशानियां हैं। पहले भी हमने कहा किसानों की परेशानियां आरएसएस के लोगों ने देखा होगा, किसी की जबान पे एक आवाज नहीं आई कि मोदी जी को उस समय रोकें। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी से देश के नौजवान परेशान और आम जनमानस परेशान थी, आरएसएस और आरएसएस के समर्थकों को कभी भी याद नहीं आया। जब उन पे पड़ी है और उनके जड़ पर अब वो मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं तो उनको दर्द हो रहा है। अच्छी बात है, पर ये मैं पुनः कहूंगा, एक बात जरूर, हमारे प्रोफेसर साहब हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने जो बात रखी है, भाई शपथ ग्रहण समारोह में बिना न्योता का कोई नहीं जाता है। आपको भी निमंत्रण होता तो आप भी जाते, हमें निमंत्रण होता हम भी जाते। हमारे नेता खड़गे साहब को निमंत्रण गया, वो गए। तो संस्कार और कुसंस्कार किसका है ये आपको तय करना है। इस देश के लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्षी दल के नेताओं को इस सरकार ने ऐसा संस्कार दिखाया, कुसंस्कार मैं नहीं कहूंगा, कि विपक्षी दल के नेता को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया ही नहीं, और जिनको बुलाया बेचारे सेना अध्यक्ष को तीसरी 5वीं रो में बैठा दिया और अडानी अंबानी के परिवार को सबसे आगे दूसरी रो में बैठा लिया। तो ऐसे संस्कार पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, आज आरएसएस पर टिप्पणी है। मैं चाहता हूं कि ईमानदारी से इस पर चर्चा हो और जो आरएसएस के लोगों को, जो आरएसएस के नेताओं ने कहा है उसको आरएसएस को भी समझना है, भाजपा को भी समझना है। और नितिन गडकरी आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, अब जिन्हें राजनाथ सिंह आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, शिवराज सिंह अभी शपथ लिए, अजय उपाध्याय जी जिन्हें सबसे ज्यादा समझना है उनका प्रवक्ता ही नहीं आया। मतलब आज भारतीय जनता पार्टी से हमारे पास प्रवक्ता नहीं है। बहरहाल फिर भी किसी के ना आने ना रहने से काम रुकता नहीं है। मैं डीके दुबे साहब का रुख करूंगा। डीके दुबे साहब, डॉक्टर अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या चिड़िया खेत चुग गई है क्या? देखिए अनुराग जी, शायद आप इनको मालूम नहीं है अजय जी को कि संघ काम कैसे करता है। संघ का 3य वर्ष का प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ था, उसके अंतिम दिन पर दीक्षांत समारोह होता है। अब क्या इनके अनुसार दीक्षांत समारोह चुनाव से पहले करवा दिया जाता या संघ शिक्षा वर्ग चुनाव से पहले करवा दिया जाता? पहली बात। दूसरी बात यह है कि संघ के सरसंघ चालक, मैं अपना एक प्रकरण बताता हूं। काशी की एक बैठक थी, मैं जम्मू कश्मीर विषय पर काम कर रहा था और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का प्रभारी भी था। तो सभी संगठन में जो लोग काम करते हैं उनको सबको उनकी एक बैठक थी। ये बात है 2017-18 की। उस समय सरसंघ चालक जी ने मंच से कहा कि राजा नुहुस नहीं हो जाना है तुमको, क्योंकि संगठन चला रहे हो, संगठन का दायित्व तो तुम्हारे पास प्रदेश का है सबके पास। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राजा नुहुस हो जाओगे। फिर उन्होंने राजा नुहुस की पूरी कथा सुनाई। ये बात तब की तो कोई बात थी नहीं, तब तो ये चुनाव की भी बात नहीं थी और कोई विवरण प्रकरण भी नहीं था। संघ के सरसंघ चालक साल में 2 बार ऐसा बयान देते हैं
जिसको सभी दिशाओं में अपने स्वयंसेवकों के लिए दिशा निर्देश माना जाता है, उसमें एक ये तृतीय वर्ष के प्रशिक्षण का दीक्षांत होता है और एक विजयदशमी का कार्यक्रम होता है, उसमें वो पूरी बात अपनी रखते हैं। तो संघ शुरू से अपनी बात रखता आया है और अपनी बात कहता है, और वो केवल किसी एक राजनीतिक दल के लिए नहीं होती, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, किसी एक संस्था के लिए नहीं होती। वो संघ का अपना विचार होता है जिस पर वो कहते हैं ये मंथन करने योग्य है और ये विषय है और इसको ऐसे देखना चाहिए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अजय जी को संघ का जो हमारा तरीका है काम करने का, वो उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात जो इंद्रेश जी की इन्होंने कही, तो इंद्रेश कुमार जी का हमारे यहाँ कानून में एक पूरा वो है, कहते हैं स्टेटमेंट मस्ट बी टेकन एज ए होल। स्टेटमेंट पूरा लेना चाहिए, आधा स्टेटमेंट इस्तेमाल करना और आधा छोड़ देना वो नहीं करना चाहिए। अच्छा। उन्होंने ये भी तो पहले कहा कि जो राम के विरोधी हैं, तो राम के विरोधी वाला इनको अच्छा नहीं लगा, राम के विरोधी वालों को ये स्वीकार नहीं करते कि ये राम विरोधी हैं, ये भी उन्होंने कहा। अगर उनके स्टेटमेंट को स्वीकार करना है तो पूरा स्टेटमेंट स्वीकार करो, उसका एक अंश स्वीकार करना और एक अंश पर बहस करना ये पद्धति नहीं है। तो स्टेटमेंट मस्ट बी टेकन एज ए होल, स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड इन ए पार्शियल वे। तो ये बात पहले वो स्वीकार करते हैं क्या कि ये राम विरोधी हैं? अगर ये स्वीकार करते हैं तो बाकी का स्टेटमेंट भी उनका स्वीकार इनको करना मतलब ठीक लगता है, अदरवाइज इनको नहीं लगता है। इसलिए संघ की कार्य पद्धति को पहले समझना चाहिए, उसके बाद संघ पर टिप्पणी करने की योग्यता हासिल करनी चाहिए, तब संघ पर टिप्पणी करनी चाहिए। मेरा अपना ये